हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट्स, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और कॉन्टिनेंट्स और हमारे ओशियंस का जो विस्तृत विवरण है या जो वितरण है हमारी पृथ्वी पर, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहां पर हमारी कुछ थ्योरीज 3 कवर हो चुकी हैं, जिसमें कि पहली लॉर्ड कैल्विन की परिकल्पना, दूसरा लेपवर्थ और लव की परिकल्पना और तीसरी हमने अभी लास्ट वीडियो में कवर की है जो कि लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत था, टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट गिवन बाय लोथियन ग्रीन। तो उसको हम कवर कर चुके हैं। ये तीनों की तीनों परिकल्पनाएं जो थी महाद्वीपों और महासागरों से संबंधित, वे थी श्रिंकिंग पर आधारित, कॉन्ट्रैक्शन पर। अब बात आती है ड्रिफ्टिंग पर आधारित परिकल्पनाओं की, जो कि मूवमेंट पर आधारित है, जिसमें यह कहा गया है कि जो पृथ्वी के ऊपरी भूखंड है, जो भूपरपटी है, वो अपनी जगह पर न रहकर धीरे 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 एक साइड में किसी तरफ खसकती चली जा रही है और आगे भी इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसमें कि 3 परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है एफ बी टेलर का महाद्वीपीय सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय एफ बी टेलर, और दूसरा है हमारा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और तीसरी है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स का इंसिडेंट। तो तीनों में सबसे पहले आज हम कवर करेंगे एफ बी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पहले की परिकल्पनाएं जो आपने नहीं देखी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप वहां से जाकर चेकआउट कीजिए। उससे पहले के वीडियोस का भी लिंक आपको वहां से मिलेगा, आप उनको देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तो तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि इससे पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें कि महाद्वीपों के विस्थापन की, तो विस्थापन से संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिनका नाम है एंटोनियो स्नाइडर। इन्होंने 1858 में ही ये कुछ बता दिया था कि महाद्वीपों का जो वितरण है वो विस्थापन के आधार पर है। चूंकि ये यूरोप से संबंधित थे, ये एक बार उत्तर अमेरिका घूमने गए। ये एक्चुअली क्या थे, आप कह सकते हैं जो हमारी फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, ये इनका अध्ययन करते थे। तो ये एक तरह से फॉसिल्स के स्टडीज के लिए उत्तर अमेरिका गए। इन्होंने वहां पर जो फॉसिल्स देखे, जो वहां पर जीवाश्म देखे, जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का अध्ययन इन्होंने किया, वही सेम चीज इनको यूरोप में भी मिली। तो इनको ये चीज महसूस हो गई कि जिस तरह की चट्टानों से या जिस तरह के पदार्थ से यूरोप की जो परपटी है या यूरोप की जो शील्ड है या यूरोप की जो ऊपर की परत है बनी हुई है, वही जो है वो उत्तर अमेरिका की भी बनी हुई है। इसका मतलब है कि कभी ना कभी पुराने समय में ये दोनों महाद्वीप जो है वो एक साथ रहे होंगे, लेकिन समय के धीरे धीरे बदलाव के कारण ये एक दूसरे से दूर होते चले गए, क्योंकि इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, उसका जो मटेरियल था, वो ऑलमोस्ट सेम था। हालांकि इनकी बात को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। तो आप इस बात को कहीं पर नोट कर सकते हैं कि 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने जीवाश्मों का अध्ययन करके यह बताया कि उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वो कभी यूरोप का ही हिस्सा रहा होगा और अपने पश्चिमी दिशा में ये खसकता चला गया, जिसको बोलते हैं वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। हालांकि ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स अभी इन थ्योरीज में भी आपको मिलेगी, लेकिन ये पहले एंटोनियो स्नाइडर ने बता दिया था। अब हम बात करते हैं एफ बी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि एंटोनियो स्नाइडर के बाद में महाद्वीपीय विस्थापन को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करने वाले या वैज्ञानिक रूप से रिप्रेजेंट करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे वो एफ बी टेलर हुए। 1908 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये 1910 में प्रकाशित हुआ, मतलब 1908 में दिया, 1910 में इसको पब्लिश किया गया। इन्होंने बेसिकली सबसे पहली जो बात कही वो तृतीयक युग से शुरू की, यानी कि इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में जिस चीज को बेस बनाया वो थे नवीनतम मोड़दार पर्वत, यानी कि तृतीयक युग, यानी कि टर्शरी पीरियड में या टर्शरी काल में जो न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स, नवीनतम मोड़दार पर्वत जो थे, उनका विस्तार कैसे हुआ, इस बात को इन्होंने समझाया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उस पर जो महाद्वीप हैं उन पर स्थित जो पर्वत हैं, जो कि द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिलीफ हैं, उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व है। यानी कि नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व है। देखिए, जैसे कि हम बात करें रॉकी पर्वत की, जो उत्तर अमेरिका में है, उसका विस्तार कैसा है, उत्तर दक्षिण, यानी कि इधर उत्तर इधर दक्षिण है। दक्षिण अमेरिका में बात करें एंडीज पर्वत की, तो उसका विस्तार भी कैसा है, उत्तर दक्षिण है। और ये कहां पर है, ये दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में है, मतलब वेस्ट साइड में है। अगर हम बात करें ऐसे पर्वतों की जो पश्चिम से पूर्व हैं, तो नवीनतम मोड़दार पर्वतों में आल्प्स है, कॉकेशस है, हिमालय है, हिंदकुश है, क्युनलुन श्रेणी है जो कि चाइना में है,
और इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। यहां से बहुत अच्छी नदियां निकलती हैं जो चाइना में जाती हैं और चाइना की जमीन को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। हुआंगहू नदी जो है वो यहीं से उसका उद्गम है, यहीं से उसका ओरिजिन है, निकलती है। हिंदुकुश श्रेणी जो है वो भारत की बिल्कुल ऊपरी सिरे से शुरू होती है और अफगानिस्तान की तरफ जाती है। ये वही हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है जिससे कि इंडिया में जो मिडिल ईस्ट के लोग आए थे या जो भारत पर आक्रमण हुए वो इसी हिंदुकुश श्रेणी के दर्रों के माध्यम से हुए थे। हिमालय है, ये पश्चिम से पूर्व फैले हुए पर्वत हैं। अब ये वाले जो पर्वत बने ये विषुवत रेखीय बल के कारण बने, यानी कि विषुवत रेखीय गति के कारण बने, जबकि ये वाले जो पर्वत बने वो ज्वारीय बल के कारण बने। अब ये क्या है ज्वारीय बल, ये कहां से आया, ये किसका ज्वारीय बल है, विषुवत रेखीय बल क्या है, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इस बात को समझ लीजिए कि एफ.वी. टेलर ने अपनी परिकल्पना का जो आधार बनाया वो नवीन मोड़दार पर्वतों को बनाया और इसके विस्तार को समझाते हुए इन्होंने बात की महाद्वीपों के विस्थापन की, महाद्वीपों के वितरण की, महासागरों के वितरण की। लेकिन इस तृतीयक युग से पहले के बारे में इन्होंने कुछ खास ज्यादा बात नहीं की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप इस बात को समझिए, यहां से हम बात करते हैं इनकी परिकल्पना की। परिकल्पना क्या थी? देखिए, एफ.वी. टेलर ने अपनी परिकल्पना का बेस बनाया नवीनतम मोड़दार पर्वतों को और इन्होंने जो शुरुआत की वो क्रिटेशियस काल से की। नवीनतम मोड़दार पर्वत जो बने वो बने हैं तृतीयक युग में, जो कि क्रिटेशियस काल के बाद में आए हैं। तो क्रिटेशियस काल पहले रहा है, शुरुआती जो है इनकी वो क्रिटेशियस काल से है। इनकी परिकल्पना में क्या था? पहला पॉइंट, क्रिटेशियस काल में चंद्रमा टूटकर बना। इनका मानना था कि जो पृथ्वी है उस पर जो बीच में हिस्सा है, जो भूमध्य रेखीय भाग है, वहां पर पृथ्वी के तेज स्पिन होने की वजह से, रोटेशन होने की वजह से, घूर्णन होने की वजह से उसका जो बीच वाला भाग था उसका पदार्थ बाहर निकला और बाहर टूटकर बाहर निकल गया। ये पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई चीज रोटेशन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसमें अपकेंद्रीय बल बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के बीच वाले हिस्से से, देखिए इसके उत्तरी ध्रुव पर था लॉरेंशिया और दक्षिणी ध्रुव पर था गोंडवाना लैंड। जो लॉरेंशिया था वो बना हुआ था सियाल का, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, और जो दक्षिण में गोंडवाना लैंड था वो भी बना हुआ था सियाल का, सिलिका और एल्यूमिनियम, और ये हल्के पदार्थों से बना हुआ था। जबकि अगर हम बात करें बीच वाले भाग की, ये बना हुआ था सीमा का, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये जो था वो एक भारी पदार्थ से था। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी इतना तेज स्पिन कर रही थी, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होता है, यानी कि पृथ्वी 460 मीटर एक सेकंड में घूम जाती है, इतना स्पीड से इसका स्पिन हो रहा है। तो इस तेज घूर्णन की वजह से इसके बीच वाले भाग में अब केंद्रीय बल ज्यादा होने की वजह से इसका जो बीच का पदार्थ था वो एक बड़ी जगह से बाहर निकल गया, और एक पृथ्वी से काफी बड़ा पदार्थ जब बाहर निकल गया तो वो जाकर बन गया चंद्रमा, और जो बीच में गड्ढा रह गया पृथ्वी पर वो बन गया वहां पर प्रशांत महासागर। तो आज के समय में जो प्रशांत महासागर है वो जिस गड्ढे में है, वो गड्ढा उस चंद्रमा के निकलने के कारण हुआ है। कुछ पदार्थ जो पृथ्वी से बाहर निकल गया, जो चंद्रमा बना। ये बात एफ.वी. टेलर ने कही। तो इनके हिसाब से, हालांकि इस बात में भी आगे कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि चंद्रमा की सतह जो बनी हुई है और जो पृथ्वी की सतह बनी हुई है, इनके दोनों के मटेरियल में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये भी नहीं कह सकते कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से बना, क्योंकि जब अगर ये पृथ्वी से बना होता तो इसकी जो सतह है, तो चंद्रमा के मटेरियल और अर्थ के मटेरियल कुछ ना कुछ सिमिलर होते, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो कुछ इसके कॉन्ट्रडिक्शन भी जो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहां बात करते हैं, इनका मानना था कि स्पिन की वजह से यहां से कुछ पदार्थ निकल गया बाहर, जो कि इससे बाहर निकलकर और इसके साथ साथ घूमने लगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ में पृथ्वी का रिवोल्यूशन यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण भी कर रहा है। तो चंद्रमा का परिक्रमण क्या है? 29.5 दिन का है, यानी कि चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में पृथ्वी के चारों घूम रहा है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, और जो चंद्रमा है ये भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब चंद्रमा जब इससे बाहर निकल गया तो यहां जो गड्ढा रह गया पृथ्वी पर वो बन गया प्रशांत महासागर। तो क्रिटेशियस काल में चंद्रमा टूटकर बना। हुआ क्या कि चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण स्थल खसकने लगे। ये जो लॉरेंशिया और जो गोंडवाना थे, ये पृथ्वी
के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित थे, जब चंद्रमा बाहर चला गया तो चंद्रमा की तरफ से ज्वारीय बल लगा। किस पर लगा? पृथ्वी पर। यानी कि वैसे तो पृथ्वी पर दो बल काम करने लगे। पहला बल जो काम कर रहा था वो कर रहा था भूमध्य रेखा की ओर, मतलब भूमध्य रेखीय बल, यानी कि लॉरेंशिया जो था वो मध्य रेखा की तरफ खसकने लगा, और जो गोंडवाना था वो भी भूमध्य रेखा की तरफ खसकने लगा। तो इस तरह से भूमध्य रेखीय बल काम करे। भूमध्य रेखीय बल जब लगे तो जब ये दोनों भाग थे ये भूमध्य रेखा की ओर चले तो इससे कुछ पर्वत बने, और जो पश्चिम की ओर ज्वारीय बल लगे इससे भी कुछ पर्वत बने। तो जो भूमध्य रेखीय बल बने उससे वे पर्वत बने जो कि पूर्व से पश्चिम में फैले हुए हैं भूमध्य रेखीय बल के कारण। और कुछ बल जो कि पश्चिम की ओर इसको ले गए वो उससे कौन से बने? उत्तर दक्षिण वाले पर्वत बने। अब इस बात को फिर से समझिए कि दो बल दोनों खंडों पे काम करने लगे, एक भूमध्य रेखीय बल और दूसरा पश्चिम की ओर बल, मतलब वेस्टवर्ड फोर्स। ये जो पश्चिम की ओर जो बल लगा था ये बल जो था वो क्या था? वो ज्वारीय बल था। मतलब इन पर्वतों का निर्माण जो हुआ वो ज्वारीय बलों के कारण हुआ। उत्तरी ध्रुव की तरफ लॉरेंशिया खिसकने से बैफिन की खाड़ी बनी, डेविस जलडमरू मध्य बना, और लेब्राडोर सागर और आर्कटिक सागर बने। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव का लॉरेंशिया था वो जब नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर खसका तो खसकने की वजह से यहां पर डेविस जलडमरू मध्य, लेब्राडोर की खाड़ी या लेब्राडोर वाला जो सागर है वो, और ऊपर आर्कटिक सागर और बैफिन की खाड़ी बनी। बैफिन की खाड़ी यहां पर है उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में। जब दक्षिण ध्रुव की तरफ से गोंडवाना लैंड खसका तो रॉस सागर और ऑस्ट्रेलियन बाइट का निर्माण हुआ। रॉस सागर ऑस्ट्रेलियन बाइट ये कहां पर है? रॉस सागर जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है, और जो ऑस्ट्रेलियन बाइट है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में। अगर इस तरह से आप देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये वाला ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये बना। ठीक, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर का निर्माण खाली स्थान में जल भरने के कारण हुआ। जो प्रशांत महासागर था उसमें बहुत सारा जल था, लेकिन जब ये खसकने लगे, जब ये भाग आगे पीछे बढ़ने लगे, इधर यूरोप से बढ़कर हुआ उत्तर अमेरिका और अफ्रीका से बढ़कर हुआ दक्षिण अमेरिका, तो इसके बीच में जो गैप आया उस गैप में क्या भर गया? पानी भर गया। तो इससे क्या बन गया? अटलांटिक महासागर बन गया। उसके बाद में जो दूसरा था हिंद महासागर। हिंद महासागर कैसे बना? जब ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप जो था वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग हुआ, अफ्रीका दूसरी तरफ हुआ, गोंडवाना लैंड टूटकर अलग अलग भागों में गए, तो जो बीच का स्थान बन गया वो क्या बन गया? हिंद महासागर। तो इस तरह से हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर किसकी वजह से? चंद्रमा के टूटने की वजह से बना। तो इस तरह से तीन महासागर यहां पर बन गए। आर्कटिक जो सागर था वो उत्तरी ध्रुव के लॉरेंशिया के खसकने की वजह से हुआ। तो यहां पर इस तरह से महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन हुआ और वो एक दूसरे से दूर जाकर शिफ्ट हो गए। तो ये तो थी एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय सिद्धांत। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा का जो परिक्रमण है वो 29.5 दिन का होता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.5 दिन में लगाता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन लगभग 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड से है। तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट 24 घंटे मान लेते हैं, तो 24 घंटे में। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा परिक्रमण करने में पृथ्वी से कुछ ज्यादा समय लेता है घूर्णन करने से। यानी कि पृथ्वी जितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और इस तरीके से इसके जो चक्कर हैं एक महीने में पूरे होते, एक महीने में जितने भी चक्कर लगाती है उस हिसाब से प्रतिदिन चंद्रमा कुछ पृथ्वी के घूर्णन से पीछे रह जाता है। तो चंद्रमा किधर रह जाएगा? पश्चिम की तरफ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो चंद्रमा किधर रह जाएगा? पश्चिम की तरफ। तो इसका मतलब अगर चंद्रमा पश्चिम की तरफ रह जाएगा तो, और चंद्रमा के अंदर भी कुछ बल है जो कि चंद्रमा का अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय बल। इसी चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटा भी आते हैं। तो जब चंद्रमा अलग हो गया और चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक था प्रारंभ में, तब इस समय इससे कुछ ज्वारीय बल पृथ्वी पर लगा, जिससे जब ये पृथ्वी के पश्चिम दिशा में रह जाता था हर बार एक चक्कर लगाने के बाद में, तो इसने अपने ज्वारीय बल के कारण जो महाद्वीप थे उनको पश्चिम की ओर शिफ्ट करना शुरू किया। उनका विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ। तो पश्चिम की ओर जब ये विस्थापित हुए, तो जब महाद्वीप पश्चिम की ओर गए और पश्चिम की ओर जाने पर जो भी उनके किनारे पर मलबा था उस मलबे को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू हुआ,
तो इससे ये एंडीज और रॉकी जैसे पर्वत बन गए। और जब भूमध्य रेखा की ओर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड इधर की तरफ खसके तो इन्होंने जो समुद्र में मलबा था उस मलबे को इकट्ठा करके हिमालय, कॉकेशस, आल्प्स, एल्ब्रोस, एटलस जैसे पर्वतों का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से दो बल लगे, एक भूमध्य रेखीय बल और दूसरा ज्वारीय बल। ये वाला जो बल था ये पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ है ये हुआ है ज्वारीय बल के कारण, और भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है भूमध्य रेखीय बल के कारण। थोड़ा हम इसको रैपिडली एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एफ.बी. टेलर के अकॉर्डिंग क्रिटेशियस काल में पृथ्वी के मध्य वाले भाग से अपकेंद्रीय बल अधिक होने के कारण कुछ पृथ्वी का भाग बाहर निकल गया। वह बाहर निकला भाग चंद्रमा कहलाया, और वो चंद्रमा के जो ज्वारीय बल था उसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन प्रारंभ हो गया। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर लॉरेशिया, दक्षिणी ध्रुव पर गोंडवाना लैंड थे, दो हिस्से थे, बीच में सिर्फ एक महान विशाल सागर था, और यहां पर जो सागर बना वो बना आपका प्रशांत महासागर, जो कि चंद्रमा के टूटने से बना। ये लॉरेशिया वाला भाग विषुवत रेखा की ओर आया, ये इधर आया, ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिम की तरफ चले गए, और पश्चिम की तरफ जाने से इन्होंने रॉकीज और एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण किया। उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर जाने के कारण इन्होंने हिमालय, एल्ब्रस, आल्प्स, एटलस, कॉकेशस जैसे पर्वतों का निर्माण किया। तो ये थी एफ.बी. टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना। अब क्या इसकी आलोचनाएं थी हम उसके बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, ये है इनकी कुछ आलोचनाएं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो इन्होंने साबित नहीं कर पाई या जो बातें इनके सिद्धांतों की आलोचना करती हैं। सबसे पहली बात समझ लेते हैं, पर्वतों के निर्माण के लिए 30 से 40 किलोमीटर तक ही महाद्वीपों का विस्थापन होना चाहिए। अगर हम बात करें पर्वतों की तो उन पर्वतों में सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो हिमालय पर्वत की है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर के अराउंड में है। तो यहां से पर्वतों के निर्माण के लिए अगर हम महाद्वीपों का विस्थापन केवल 30 से 40 किलोमीटर तक ही करवाएं तो भी तो पर्वत बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाद्वीपों का विस्थापन कई हजार किलोमीटर तक करवा दिया, यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा तक, दक्षिण ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा तक, या वेस्ट वार्ड हम बात करें तो वेस्ट वार्ड भी जो अटलांटिक महासागर है उसकी चौड़ाई कई हजार किलोमीटर में है, यानी कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को क्रमशः यूरोप और एशिया, अफ्रीका से हमने कई हजार किलोमीटर दूर विस्थापित कर दिया। जबकि पर्वतों के निर्माण के लिए, फोल्डेड माउंटेन्स के निर्माण के लिए महाद्वीपों का विस्थापन अगर 30 से 40 किलोमीटर तक ही होगा तो भी उनका निर्माण हो जाएगा, तो कई हजार किलोमीटर तक विस्थापन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी का घूर्णन कम हो जाना चाहिए था। सोचने वाली बात है कि चंद्रमा के ज्वारीय बल से अगर इतने बड़े बड़े महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीपीय खंड, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय खंड, अफ्रीका महाद्वीपीय खंड, एशिया महाद्वीपीय खंड, अगर इतने बड़े बड़े महाद्वीपीय भाग अगर इसके ज्वारीय बल के कारण प्रभावित होकर खसक सकते हैं, तो इस ज्वारीय बल का प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन पर क्यों नहीं पड़ा, पृथ्वी का घूर्णन स्लो होते होते रुक क्यों नहीं गया। ये बात भी इस परिकल्पना की आलोचना करती है, क्योंकि इतना जब ज्यादा ज्वारीय बल होगा तो सीधी सी बात है पृथ्वी के घूर्णन पर भी फर्क पड़ना चाहिए, जो कि नहीं पड़ा। अच्छा, एक पृथ्वी के ज्वारीय बल, पृथ्वी पर पड़ने वाले ज्वारीय बल से रिलेटेड एक कंसेप्ट और भी एक बात है जो मैं बता दूं आपको। पृथ्वी और चंद्रमा का एक पॉइंट ऐसा है इनके बीच में जिसको हम बोलते हैं उभय गुरुत्व केंद्र, कॉमन ग्रेविटी सेंटर। उभय गुरुत्व केंद्र ये कहां पर है, चंद्रमा और पृथ्वी का उभय गुरुत्व केंद्र कहां पर है, मतलब ऐसा सेंटर जहां पर अर्थ और मून दोनों की जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम काम करती है। क्योंकि अर्थ बड़ी है तो अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। चंद्रमा छोटा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है, और दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कॉमन सेंटर पॉइंट जो है उभय गुरुत्व केंद्र, वो पृथ्वी के केंद्र से 2886 मील दूर है, मतलब पृथ्वी के अंदर ही स्थित है, पृथ्वी की सतह के नीचे ही स्थित है। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा का उभय गुरुत्व केंद्र 2000 कॉमन ग्रेविटी सेंटर पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से, कोर से 2886 मील दूर पृथ्वी की सतह के नीचे ही स्थित है। तीसरी बात आती है, यह सिद्धांत तृतीय युग से पहले के पर्वतों की बात नहीं करता है। बिल्कुल सही बात।
वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इन्होंने अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत करने से पहले ही बोल दिया था एफ बी टेलर ने कि मैं यहां पर टर्शरी पीरियड जो था, तृतीयक युग था, उसके दौरान निर्मित होने वाले वलित पर्वतों की ही बात करूंगा। लेकिन और लोगों ने कहा कि अगर आपने पृथ्वी के महाद्वीपीय विस्थापन को समझाया है तो फिर तृतीयक युग से पहले के पर्वतों की बात आपने क्यों नहीं की है। यह भी एक आलोचना का कारण है। इन्होंने भूसंगति और प्लेट विवर्तन की कोई बात नहीं की है, क्योंकि भूसंगति के बारे में बताया है वैज्ञानिक कोबर ने, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। और प्लेट विवर्तन में प्लेट टेक्टोनिक्स का घटना है, मतलब प्लेटों के एक तरह से उनके तैरने की घटना है कि महाद्वीपीय प्लेटें तैर रही हैं, तो ये बात भी इन्होंने नहीं की है। इसके बाद में चंद्रमा की चट्टान पृथ्वी से पुरानी है। ये बहुत समझने वाली बात है कि चंद्रमा की चट्टानों का अगर अध्ययन किया जाए तो चंद्रमा की चट्टानों की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा पहले की है। कि ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, कि एक जो कंपेनियन स्टार था उससे टूटकर बना है चंद्रमा। तो यहां पर और इन्होंने कहा है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही टूटकर गया है, मतलब जहां पर प्रशांत महासागर बन गया है। अगर ऐसा होता तो दोनों की जो उम्र है वो सेम होती और दोनों की चट्टानों का जो पदार्थ है उसका भी मटेरियल सेम होता, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। लेकिन एक चीज और, कि जब चंद्रमा पृथ्वी से टूटा तो चंद्रमा का हिस्सा छोटा होगा और पृथ्वी का हिस्सा बड़ा होगा, तो ठंडा कौन पहले हुआ होगा? ऑब्वियसली चंद्रमा पहले ठंडा हुआ होगा। जो चीज छोटी होती है वो पहले ठंडी होती है। अर्थ बाद में ठंडी हुई, तो बाद में ठंडी होने के बाद अर्थ बाद में सॉलिडिफाइड हुई, जबकि चंद्रमा पहले ही सॉलिडिफाइड हो गया। तो जो टाइम पीरियड का जो गैप आया है, इस गैप की वजह से भी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हो सकता है चेंज आ गया हो। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है इनकी आलोचना के लिए। तो इस तरह से ये इनकी आलोचनाएं हैं और इन आलोचनाओं की वजह से ही इनकी सिद्धांत के आगे भी सिद्धांत दिए गए। लेकिन इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बेस माना जाता है एफ बी टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, और इसी सिद्धांत पर आधारित अन्य थ्योरी आई, जिसमें कि अगली थ्योरी है वेगनर की थ्योरी। इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम एफ बी टेलर का महाद्वीपीय सिद्धांत को खत्म करते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसको प्रॉपर रिवाइज करिए। इससे पहले के वीडियोस देखिए, नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर वीडियो को चेकआउट करिए। तो चलिए आज की बातें यहां खत्म करते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।